वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इस सीरीज़ में हम मेजर कमेंटेटर्स जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस में रहे हैं, जिनसे आजकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ 28 अक्टूबर को, उसमें भी इनसे रजनी कोठारी हो गए, मायरन मिनर हो गए, मॉरिस जॉन्स, पार्था चैटर्जी, इन सब से क्वेश्चंस आने लगे हैं। हम ना इनकी बुक्स आपस में मिक्सअप कर देते हैं कि यार ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये किसका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमें इनकी प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं पता होती, इनका हमें बैकग्राउंड नहीं पता होता। तो इस सीरीज से आपको एक चीज़ हेल्प होगी कि पहली बात आपको कॉन्सेप्ट क्लास में ही याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको ट्रिक्स से, स्टोरीज से याद कराऊंगी। ठीक है, बाकी आपने हो सकता है रजनी कोठारी के बारे में पहले भी पढ़ा हो, पर इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्लस हम इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट भी करेंगे और एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज़ के लिए हम ऑल्सो अलग से सीरीज़ लाएंगे, क्योंकि रजनी कोठारी के एमसीक्यू मैंने आपको एक साथ यहाँ करवा दिए, तो आपको पता होगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर रजनी कोठारी है। तो इससे अच्छा कि हम पहले सारे कुछ थिंकर्स, 4-5 थिंकर्स पहले कर लेंगे और फिर एक एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आएंगे, तब आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जहाँ जहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, एमसीक्यू क्या पीवाईक्यू भी बता दूंगी कि प्रीवियस ईयर से आया ये क्वेश्चन आया है और एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं वो भी। तो आपको बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प हो जाएगी। तो आप जहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँ वहाँ वो क्वेश्चन वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी कि हाँ ये क्वेश्चन आया था और उसका ये आंसर था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट स्लाइड। रजनी कोठारी जो थे वो हमारी जैन फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, अब आप फोटो को अपने दिमाग में बिठा लो और सोच लो ये रजनी कोठारी हैं और ये जैन फैमिली में पैदा हुए हैं। ये आपको क्यों बता रही हूँ? ताकि आपको उनका आइडियोलॉजी, थिंकिंग, सोचने का तरीका उससे आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, 16 अगस्त 1928 में इनका जन्म हुआ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। प्लस इन्होंने अपना करियर एज अ लेक्चरर स्टार्ट किया, कहाँ पे? महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कभी बना नहीं है, बट आप याद रखो कि बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैं अपना कैमरा बंद कर देती हूँ ताकि आपको कंटेंट अच्छे से दिख जाए। तो इनके बारे में पढ़ना शुरू करने से पहले आपको एक ट्रिक बता दूं कि हम पूरी इसमें इस रजनी कोठारी को हम कैसे याद करेंगे? रजनीकांत से। रजनीकांत का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो रजनीकांत से अगर आप रजनी कोठारी को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रह जाएंगी, क्योंकि अगर जो लोग रजनीकांत के फ़ैन होंगे, ठीक है, उनको रजनीकांत के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप बस एक दिमाग में रजनीकांत की इमेज लेकर आओ और साथ साथ चीज़ें समझते जाओ। तो अब आपको याद रखना है कि ईपीडब्ल्यू में जो हमारे रजनीकांत थे या जो रजनी कोठारी थे, उन्होंने ऐसे पब्लिश किया था 1961 में। उसका नाम था फॉर्म एंड सब्सटेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, आप कैसे याद कर सकते हो कि रजनीकांत जो है वो एक एक्टर है, राइट? अब वो कोई भी मूवी करते हैं ना तो फुल फॉर्म में होते हैं अपनी, मतलब वो कोई भी ऐसा नहीं है कि हल्के में लेंगे किसी भी रोल को। उनको कोई भी रोल मिल जाए वो अपनी फुल फॉर्म में होते हैं एंड अपने फुल फॉर्म के साथ वो रोल निभाते हैं। तो फॉर्म एंड सब्सटेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स इनकी बुक हो गई। अब ऐसे आपको और कोई बुक नहीं दिखेगी जिस बुक में या किसी ऐसे में या किसी आर्टिकल में फॉर्म वर्ड आ रहा हो। फॉर्म वर्ड सिर्फ इसमें आ रहा है। ठीक है, सो आपको ये जैसे आप फॉर्म एंड सब्सटेंस में देखोगे आपको याद आना चाहिए कि हाँ भाई रजनी कोठारी अपने फुल फॉर्म में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इसलिए उनका जो एस्से था ईपीडब्ल्यू में पब्लिश हुआ था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, एंड उसका नाम था फॉर्म एंड सब्सटेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इस एस्से में उन्होंने क्या बोला था कि जो डेमोक्रेसी पर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर हमारा जो सिस्टम चल रहा है या फिर पंचायती राज, ठीक है, जो पंचायत हैं, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर सरकार के एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डेमोक्रेसी पर। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये ऐसे लिखा था। अब मैं आपको इस पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि सेम क्वेश्चन आपसे अभी पीएचडी एंट्रेंस में पूछा गया था। तो आपको पता है जो पीएचडी एंट्रेंस में सवाल आते हैं ना, वो सेम सवाल नेट जीआरएफ में भी रिपीट होते हैं, राइट? तो फॉर्म में सब्सटेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है, इसी साल आया हुआ है, 4-5 दिन पहले का बता रही हूँ, जिसमें उन्होंने बोला था कि 1961 में फॉर्म एंड सब्सटेंस जो ऐसे था वो किसका था, और ऑप्शन में 4-5 थिंकर्स लिखे हुए थे। तो उसका करेक्ट आंसर था रजनी कोठारी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इतना जोर दिया इस बात पे। तो रजनीकांत फुल फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1963 में
अब ये डेट भी याद रख लो, इनका कोई भरोसा नहीं है, आजकल फैक्ट्स भी पूछने लग गए हैं, तो अगली बार कहीं ये ना पूछ ले कि फॉर्म एंड सब्सटेंस कब लिखी गई थी। तो 61 में लिखी गई थी, मतलब कि रजनी कोठारी ने छक्का मारा, ठीक है, छक्का मारा और भाग के 1 रन भी बना लिया। 63 में क्या हुआ, 2 साल बाद सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ को उन्होंने शुरुआत की, ठीक है। और ये सेंटर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने देखा भी होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में ही ये सेंटर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। और इसी को हम कोठारी सेंटर भी बोलते हैं। तो कोठारी सेंटर लिखा है या CSDS लिखा है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे रजनी कोठारी थे वो कहाँ पढ़े थे, वो नई दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास डेवलपिंग सोसाइटी में CSDS सेंटर में पढ़े थे। तो चाहे आपको रजनी कोठारी याद ना रहे, लेकिन अगर आप रजनीकांत के फैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फेवरेट हीरो दिल्ली यूनिवर्सिटी में न्यू दिल्ली के पास CSDS सेंटर में पढ़े थे, ठीक है। सो ये हो गया आपको ये भी याद, ठीक है। तो 2 साल बाद ही उन्होंने ये शुरू कर दिया था EPW में, ये आर्टिकल के बाद। नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने जो हमारे रजनीकांत थे या जो हमारे रजनी कोठारी थे, उन्होंने जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था 1977 में, यानी कि BJP मान लो एक तरीके से, तो जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लिखने में उन्होंने हेल्प की थी, किसने, रजनी कोठारी ने। अब आप कैसे याद कर सकते हो कि आपको पता है जो रजनीकांत है वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लग गए हैं, एंड आपने देखा भी होगा कि वो BJP को सपोर्ट भी कर रहे थे कुछ जगहों पे। तो वो BJP को सपोर्ट कर रहे थे, तो BJP को सपोर्ट करते टाइम उन्होंने ऐसा मानो रजनी कोठारी ने जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लिखने में भी हेल्प की। तो रजनीकांत BJP को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस हमारे रजनी कोठारी भी जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लिखने में हेल्प कर रहे हैं। तो हो गया याद। देन अब आप कभी नहीं बोलोगे कि जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में, ये नहीं बोल सकते कि रजनी कोठारी ने जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पूरा लिखा था, बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्टो लिखा था, उनमें से एक ये भी थे, ऐसे मान के चलो। JP नारायण ने भी लिखा था। ही वॉज अमॉन्ग द फाउंडर्स ऑफ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, एंड वो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के फाउंडर थे, ठीक है। ही वॉज अमॉन्ग द, नॉट द ओनली वन। अगर आपसे पूछा जाए PUCL को फाउंड किसने किया था, नो, देयर वाज मेनी फाउंडर्स एंड वन ऑफ देम वाज आवर रजनी कोठारी, और रजनीकांत जो हैं वो सिविल लिबर्टी या PUCL बनाते हैं, एंड लेटर बिकम इट्स प्रेसिडेंट, और बाद में ये PUCL के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट या फाउंडर का क्वेश्चन आता है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज किसका है, तो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज हमारा रजनी कोठारी का है। रजनी कोठारी से याद ना रहे तो रजनीकांत से इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है, कि वो हमारे जो रजनीकांत है वो यूनियन के साथ सिविल लिबर्टीज के लिए काम कर रहे हैं। अब PUCL जो था इन 1976 बाय सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण। तो जो PUCL की जो शुरुआत थी वो जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने की थी 1976 में। आपको सबको पता है जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, राइट। इंदिरा गांधी के खिलाफ थे तो वो BJP को कहीं ना कहीं टिल्ट होंगे, और टिल्ट होंगे तो फिर वो 1976 में पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाते हैं। इनफैक्ट PUCL को बाद में जनता पार्टी सपोर्ट भी करती है, ठीक है। तो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के फाउंडर अगर पूछा जाए तो कौन है, जयप्रकाश नारायण, और प्रेसिडेंट पूछा जाए तो हमारे रजनीकांत या रजनी कोठारी हैं, और वो वन ऑफ द फाउंडर्स भी थे, ठीक है, लेकिन मेन फाउंडर हम JP नारायण को ही मानते हैं। अच्छा, इनके जो फेमस बुक है हु आर द गिल्टी, ठीक है, तो फेमस है ये, और मैंने यहाँ पे पोस्टर भी, मतलब इसकी फोटो भी लगाई हुई है, हु आर द गिल्टी आपको दिख रहा होगा, एंड इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑफ अ जॉइंट इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ राइट्स इन दिल्ली। जो दिल्ली में राइट्स हुए थे, मतलब सिख राइट्स हुए थे ना 1984 में, तो सिख राइट्स के ऊपर ये डिटेल में ये लिखा था उन्होंने कि जो सिख राइट्स हुए या सिख जेनोसाइड जो हुआ उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे मर्डर हुआ, लूटिंग हुई, इतने दंगे फसाद हुए, तो इनके ऊपर पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उस रिपोर्ट को वो बोलते हैं हु आर द गिल्टी। गिल्टी किस चीज़ के, ये जो सिख राइट्स थे, ठीक है, जो सिखों के दंगे हुए, जेनोसाइड्स हुआ, इतनी किलिंग्स हुई, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे आपको बुक के नीचे लिख रहा है, ये बुक नहीं है सॉरी, रिपोर्ट किसके द्वारा थी, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, मतलब PUCL के द्वारा ही ये रिपोर्ट बनाई गई थी। तो आप ये क्वेश्चन आ रखा है, PYQ है, तभी मैंने बोला आपको हम MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शन वाला नहीं दे रही अभी, बट हम ये एक तरीके से आपकी MCQ प्रैक्टिस हो रही है। तो हु आर द गिल्टी, तो ये कौन बोल रहा है, रजनी कोठारी ने। ये जो रिपोर्ट थी किसके साथ तैयार की थी, गोविंदा मुखर्जी के साथ, गोविंदा मुखर्जी के साथ ये रिपोर्ट तैयार की थी। अच्छा, कृष्ण जी का आपको पता है, कृष्ण जी को हम गोविंदा भी बोलते हैं, राइट, और कृष्ण जी को हम मुरारी भी बोलते हैं। अब जो मुरारी है, मुरारी वर्ड कोठारी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, कोठारी मुरारी, राइट।
तो आप ऐसे याद रखो, गोविंदा और मुरारी, मुरारी यानी कि कोठारी, तो गोविंदा और मुरारी ने मिलके दोनों ने ये पता लगाया कि गिल्टी कौन है। जो भगवान होते हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पता लगाएं कि गिल्टी है कौन, ठीक है, और वो गिल्टी लोगों को सजा भी देते हैं। तो ऐसे आप मान के चलो कि ये बुक इन्होंने लिखी थी। अब इसको हम रजनीकांत से तो रिलेट नहीं कर सकते, पर हाँ इसको हम गोविंदा मुखौटी और मुरारी यानी कि कृष्ण भगवान, गोविंदा भी है और मुरारी भी है, उसके साथ आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी याद रख लो, फेमस बुक है, भूलोगे नहीं इतनी आसान। बुक नहीं है, सॉरी, रिपोर्ट है, आई एम बार बार बुक बोल रही हूँ, रिपोर्ट, इसको याद रखना। और किसके बेसिस पे थी ये भी याद रखना, क्योंकि आजकल टेक्निकल क्वेश्चन बहुत डीप डेप्थ में भी पूछने लग गया है। तो हु आर द गिल्टी, सिख राइट्स के ऊपर थी, 1984 की है ये, ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है पूरा। नेक्स्ट, अच्छा, मेजर बुक्स याद करते हैं हमारे रजनी कोठारी की। कुछ कुछ बुक्स तो आपको पहले से याद भी होंगी, जैसे ये मैंने एक लगाया हुआ है पोस्टर, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। और अच्छा, ये PYQ है, तभी मैंने आपको ये बुक का पोस्टर लगाया। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया था कि जेम्स मैनर वाला, कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स का जो एडिटर था या रिवाइज वर्जन किसने लिखा था, तो जेम्स मैनर ने इसको रिवाइज किया था या एडिट किया था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पिछले मतलब 1-2 साल पुराना शायद ये क्वेश्चन है, मैंने देखा था पेपर में। तो जेम्स मैनर था उसका आंसर, तो ये भी याद रख लेना कि जेम्स मैनर ने, क्योंकि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आता है तो आप रजनी कोठारी को टिक करके आ जाओगे, पर एडिशन पूछा जाए या रिवाइज किसने किया तो जेम्स मैनर ने किया, ये याद रखना। तो जो हम, या फिर याद रख लो जो रजनी कोठारी हैं वो आपको मैनर में रहना सिखा रहे हैं कि आप अच्छे से मैनर्स, गुड बिहेवियर रखो, अच्छे मैनर परफॉर्म करो, तो मैनर यानी कि मैनर, जेम्स मैनर। अच्छा, अब इनकी कौन कौन सी बुक्स है मेजर, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो आप इस सारी बुक्स को रजनीकांत से रिलेट कर लो कि कास्ट की बात, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में जो बंदा है जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कास्ट की बात तो करेगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडिया की पॉलिटिक्स में हमारे रजनीकांत इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिक्स इन इंडिया। Footsteps into the future, diagnosis of the present world and a design for an alternative, तो ये भी किसकी हो गई, रजनी कोठारी की, कि वो जो है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अब बीजेपी का जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म विजन को लेकर सोच रही है। तो अब ऐसे मान सकते हो, सिर्फ मैं याद कराने के पर्पज के लिए बोल रही हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर पार्टी और समथिंग, बट क्योंकि उन्होंने बीजेपी का, जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा था, और क्योंकि मैं आपको रजनीकांत की स्टोरी से याद करवा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में ऐसी चीज़ें बता रही हूँ। तो फुटस्टेप्स इनटू द फ्यूचर, ये हो गई हमारे रजनीकांत की, कि वो फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं कि मैं मूवीज़ तो छोड़ दी, अब मैं करियर कैसे बनाऊँ, अपना फ्यूचर कैसे बनाऊँ। देन रीथिंकिंग डेवलपमेंट इन सर्च ऑफ ह्यूमन ऑल्टरनेटिव, तो ये भी रजनी कोठारी की बुक है कि वो रीथिंक कर रहे हैं उन सब चीज़ों पे, कि मैंने मूवीज़ छोड़ के और गलती से पॉलिटिक्स में आके कोई गलती तो नहीं कर दी, तो रीथिंकिंग डेवलपमेंट, तो वो अपनी डेवलपमेंट को रीथिंक कर रहे हैं। और लास्ट देखो लिखा है ना, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, तो जो 2 बुक्स है रीथिंकिंग वाली, तो हमारे रजनीकांत जो है रीथिंक कर रहे हैं कि उन्होंने मूवीज़ को छोड़कर पॉलिटिक्स में आके गलत फैसला तो नहीं ले लिया, तो वो रीथिंकिंग वाली उनकी 2 बुक्स हो गई, किसकी, रजनी कोठारी की, रीथिंकिंग डेवलपमेंट एंड रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी PYQ है, बहुत बार पूछी गई है। पहली जो 2 बुक्स हैं वो भी PYQ है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। देन स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, तो जो हमारा जो स्टेट है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये बुक भी किसने लिखी है, रजनी कोठारी ने लिखी है। तो ये भी एक बार PYQ में आई थी, तो स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी आपको याद रखनी है। और दूसरा कि जो भी स्टेट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगी हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा रजनीकांत बोल रहे हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वाइवल, अब उनको सर्वाइवल के ऊपर आ गई उनकी बात, कि यार वो रीथिंकिंग कर रहे थे ना, कि यार मैं जाऊँ, मूवीज़ छोड़ दी है, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है, तो अब उनके ऊपर बात आ गई है सर्वाइवल की, कि अब मूवीज़ तो मिलेगी नहीं, चलो मुझे अब पॉलिटिक्स में ही सर्वाइव करना है और मुझे अपने अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, ठीक है, पॉलिटिक्स में रहकर ही क्या लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। तो ये हो गया उनका ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वाइवल। रजनीकांत बोलते हैं मैं को ट्रांसफॉर्म करूंगा अपने आप को, जैसे चिट्टी रोबोट मूवी जो थी आप सभी ने देखी होगी, ठीक है, रोबोट, जिसमें रोबोट बने थे, तो वो अपने क्या होता है ट्रांसफॉर्मर की तरह, जब वो रोबोट बनता है तो वो ट्रांसफॉर्मर की तरह दिखते हैं ना, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है रोबोट में, तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वाइवल। ऑल्दो ये बहुत इलॉजिकल सा मैंने बोल दिया, बट ठीक है। कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, कम्युनलिज्म की बात करते हैं वो। देन मेमोराइज अनईजी इज द लाइफ ऑफ द माइंड, तो बोलते हैं कि मेरी जो लाइफ है, मैं
मूवीज़ छोड़ के आया, मेरी लाइफ बहुत अनईजी हो गई है, उनको बहुत याद आती है, मेमोरीज मेमोयर्स लिखा है वैसे तो, बट मैं आपको इसका राइमिंग बता रही हूँ, मेमोरीज, उनको मूवीज़ की मेमोरीज याद आती हैं। तो मेमोयर्स अनईजी इज़ द लाइफ ऑफ द माइंड। वैसे जो रियल मेमोयर्स का मीनिंग होता है वो होती है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो मेमोयर्स का मतलब ऑटोबायोग्राफी होता है। सो वो मेमोरी का आप ऐसे याद रख लो, और इनमें से कोई भी बुक पूछी जा सकती है, जितनी भी मैंने आपको बताई। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई, बट आजकल डीप में भी बुक पूछने लग गए हैं, कोई एकदम जो बुक का नाम सुना भी ना हो। जैसे फ्रांसिस फुकुयामा की भी बहुत सारी अननोन बुक्स पूछी गई थी इस बार। सो नेक्स्ट, अच्छा, कोठारी जी जो है, आपको पता है सबको कि ये जाने जाते हैं अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ के लिए, स्पेशली जो कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आइडिया दिए थे, और उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को कांग्रेस सिस्टम बोला था, ठीक है। और वो फेवर में थे नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम के। अच्छा, एक और बंदा था जो नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम के फेवर में था, वो थे जेपी नारायण। तो अगर दोनों में से कोई भी आता है तो आपको वो टिक करना है कि जेपी नारायण भी थे और रजनीकांत यानी कि रजनी कोठारी भी थे इससे रिलेटेड, क्योंकि दोनों ही आपको पता है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो में इन्वॉल्व थे, प्लस ये पीयूसीएल से भी जुड़े हुए थे, तो इसलिए दोनों की थिंकिंग सेम होगी। तो जेपी नारायण और रजनी कोठारी क्या किस में मानते हैं? नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम की, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, बहुत बारी पीवाईक्यू आ रखी है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी किसका है? तो जेपी नारायण का है। उसके अलावा कि अब इन्होंने कांग्रेस सिस्टम को कहाँ से कहाँ तक माना है, तो ये भी पीवाईक्यू है, तो आपको पता होना चाहिए 47, यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे उसके 20 साल तक, 67 तक उन्होंने बोला था कि 20 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता, 20 साल तक कांग्रेस सिस्टम रहा था। तो आपको 47 याद है कि हम आज़ाद हुए थे, सबको पता होगा, तो आप बस इसके आगे 67 याद ना भी रहे तो बस याद रखो कि 20 साल कांग्रेस सिस्टम चला था अकॉर्डिंग टू आवर रजनी कोठारी। एंड वो बोलते हैं ये जो कांग्रेस सिस्टम था, जो इनिशियली जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे जो कांग्रेस था एक मूवमेंट था, ठीक है। मूवमेंट कैसे? क्योंकि वो हमारे इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटिशर्स से, लेकिन बाद में जाके ये एक पार्टी बना, आज़ादी मिली हमें, जवाहरलाल नेहरू इसके लीडर बने और कांग्रेस क्या हो गई? एक पार्टी बन गई। फिर इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी जब आई उसके बाद का जो कांग्रेस का जो सिनारियो रहा, उसमें वो एक फैक्शन बना। क्या बना? एक फैक्शन यानी कि जो लोग, उस कांग्रेस पार्टी जो थी कुछ हद तक क्या हो गई? डिवाइड हो गई, उसमें से लोग छोड़ के जाने लगे, तो ये होता है फैक्शन। या आप बोल सकते हो कि फैक्शन एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि जिसमें एक ही ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ही कांग्रेस है, पर उसमें अब अलग अलग बिलीव्स के, अलग अलग ओपिनियंस के लोग भी आने लग गए हैं। पहले क्या होता था कि सब एक ही बिलीव, एक ही कॉमन आइडियाज़ में वो मानते थे, लेकिन अब उनके जो आइडियाज़ थे कांग्रेस के अंदर रहकर भी उनके मतलब अलग अलग मतभेद होने लगे एक तरीके से, तो वो फैक्शन हो गया कि रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मतलब पार्टी के अंदर ही सब पार्टीज़ या सब यूनिट्स क्रिएट होने लग गई, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक पार्टी में सबका व्यू एक जैसा तो नहीं हो सकता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पार्टी से थोड़ा अलग व्यू होता है, राइट। और वैसे भी कांग्रेस वाज द पार्टी ऑफ कंसेंसस। अब अगर पूछा जाए कांग्रेस सिस्टम या वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम किसने बोला है, तो याद रखना रजनी कोठारी ने बोला है, और इसमें उन्होंने दो चीज़ों की बात की थी, पार्टी ऑफ कंसेंसस एंड पार्टीज ऑफ प्रेशर। तो पार्टीज ऑफ कंसेंसस क्या है? पार्टीज ऑफ कंसेंसस का मतलब कि जो कांग्रेस था वो एक मूवमेंट था बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले एक वो मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एंड वॉज सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुल भी हुआ, कैरी दैट फॉरवर्ड इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और कांग्रेस ने अपने आप की जो इमेज थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बनाए रखी, अपना दबदबा आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बनाए रखा। क्यों? कैसे बना पाए वो? क्योंकि उनमें हिस्टोरिकल कंसेंसस था, मतलब वो सबको साथ लेकर चलते थे, सबका मत यानी कि सबका कंसेंसस यानी कि सबका मत वो साथ लेकर चलते थे, सबका चीज़ों को वो इन्वॉल्व करते थे, सबके आइडियाज़ को इन्वॉल्व करते थे, इसलिए वो पार्टी ऑफ कंसेंसस भी थी। प्लस जो कांग्रेस थी वो पार्टीज ऑफ प्रेशर भी थी। कैसे? इट इंक्लूड्स द इनसाइड फैक्शन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये मैंने आपको भी पिछले स्लाइड में समझा दिया फैक्शन क्या होता है, कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग फैक्शंस क्रिएट हो गए थे, अलग अलग अपोजिशन ग्रुप्स आ गए थे, इंटरेस्ट ग्रुप सबका अलग था, और इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स भी। तो and also several opposition groups, interest groups and important individuals. These groups fail to constitute the alternative of the ruling party. पर ये जो ग्रुप्स थे वो चाहे कांग्रेस के अंदर हो या वो कांग्रेस के बाहर वो ग्रुप हो, लेकिन वो कभी भी ऐसा ग्रुप नहीं था, कोई भी मतलब कोई इतना ताकतवर ग्रुप नहीं था कि वो कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव बन सके, या वो कांग्रेस से निकलकर एक नई पार्टी बना सके, या जो बाहर छोटी छोटी पार्टीज हैं वो कांग्रेस को टक्कर दे सके।
ऐसा कभी भी नहीं था। पार्टीज ऑफ प्रेशर का मतलब क्या कि कांग्रेस के, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में सब मानते थे, कांग्रेस के खिलाफ वाले भी बहुत लोग थे, पर इसका मतलब कि जो कांग्रेस में जो लोग मानते नहीं थे वो, लेकिन वो कांग्रेस को टक्कर नहीं दे सकते थे, वो सिर्फ एक पार्टीज ऑफ प्रेशर ही थे, ठीक है। बट दे कॉन्टिन्यूसली प्रेशराइज, वो प्रेशराइज करते थे कांग्रेस को, क्रिटिसाइज करते थे, और हो सके तो रूलिंग पार्टी में अपना इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश करते थे कि आप ये जो डिसीजन ले रहे हो वो गलत है, तो वो कहीं ना कहीं, और ऐसे लोग होने भी चाहिए, अदरवाइज आप सब हाँ में हाँ मिलाओगे तो कांग्रेस को अपनी गलतियां कैसे पता चलेंगी। तो इसलिए कांग्रेस जो थी वो पार्टीज ऑफ प्रेशर भी थी, क्योंकि उसके अंदर ही बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो उसको प्रेशराइज करते थे, और कंसेंसस भी थी कि वो सबको एक साथ लेकर भी चलती थी। इफ रूलिंग पार्टी इग्नोर द पब्लिक ओपिनियन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई भी रूलिंग पार्टी, ये ऐसा बोलते थे रजनी कोठारी कि कोई भी रूलिंग पार्टी अगर लंबे समय के लिए पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर कर दे तो दिस ग्रुप्स कैन पोज अ थ्रेट टू डिस्प्लेस द रूलिंग पार्टी फ्रॉम द पावर। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए उनके चीज़ों को नहीं मानोगे और उसके खिलाफ जाते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो रूल है, ठीक है, कांग्रेस का जो रूल है वो खत्म हो जाएगा और आपको और कोई रिप्लेस कर देगा। तो ये सही बात है। तो ये आप बस इतना याद करो, आपको मीनिंग तो समझ आ गया होगा, पर कॉन्सेप्चुअल मतलब आपको आंसर राइटिंग तो करनी नहीं है पेपर में, पर पार्टीज ऑफ कंसेंसस और पार्टीज ऑफ प्रेशर, वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस सिस्टम, ये सब रजनी कोठारी का है, इतना याद रख लेना। लोकायन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय रजनी कोठारी, और इसी को हम न्यू पॉलिटिकल साइंस से भी जाना जाता है। तो लोकायन, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज न्यू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, न्यू पॉलिटिकल साइंस में आप कौन सा कंसेप्ट इंक्लूड करोगे, तो लोकायन का कंसेप्ट इंक्लूड करोगे। लोकायन का मतलब होता है राइट टू लाइवलीहुड। अब ये जो मैंने फोटो लगाई है ये लोकायन की ही है, जहाँ पे वो जो टीचर्स को और बाकी बड़े बड़े एक्टिविस्ट को अपॉइंट करते थे और लोगों को राइट टू लाइवलीहुड के बारे में बताते थे, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में, या इवन सड़कों पे अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना। तो ये लोकायन का कॉन्सेप्ट था, वो रजनी कोठारी का था। अब आप यहाँ पे इमेजिन करो रजनीकांत को, कि जो रजनीकांत है वो जगह जगह अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक फेस वैल्यू है ना उनका, एक ब्रांड वैल्यू है, तो लोग उनको सुनेंगे और वो लाइवलीहुड की बात करेंगे, तो लोग अगर उनको सुनेंगे तो उनकी बात मानेंगे भी, क्योंकि उनकी एक फेस वैल्यू है, एक ब्रांड वैल्यू है। लोग जिनको वो पसंद है तो रजनीकांत के जो भी फैंस होंगे वो उनकी बात मानेंगे। तो रजनीकांत ने क्या किया, उन्होंने लोकायन एस्टैब्लिश किया कि मैं राइट टू लाइवलीहुड लेता हूँ, राइट टू लाइवलीहुड के लिए काम करता हूँ। तो रजनी कोठारी ने लोकायन की शुरुआत कब करी, ये PYQ है लोकायन का भी, और एक बारी ये भी पूछा गया था कि आपको डेट बतानी थी, तो आजकल डेट भी पूछने लग गए हैं। तो 1980 में, तो मान लो कि जब रजनी कोठारी 80 साल के हो गए थे तब उनको लोकायन की बात उन्होंने रखी 80 साल में। लोकायन वॉज अ प्लेटफॉर्म टू ऑर्गेनाइज द डिस्कशन बिटवीन मासेज एंड इंटेलेक्चुअल क्लासेस। तो लोकायन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ये मासेस मान लो ये बच्चे, और इंटेलेक्चुअल क्लास यानी कि जो औरत खड़ी है, एक्टिविस्ट खड़ी है वो, तो ये इन दोनों के बीच में एक तरीके से डिस्कशन फोरम लोकायन को रजनी कोठारी ने क्रिएट कर दिया था, कि इंटेलेक्चुअल क्लास मासेस को ज्ञान देगी, अवेयरनेस क्रिएट करेगी। और इसी लोकायन फाउंडेशन को, लोकायन वाज अ फाउंडेशन और अ प्लेटफॉर्म जो कि रजनीकांत या रजनी कोठारी ने शुरू किया था, और इसी को राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला था। तो ये भी एक PYQ है कि राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड किसको दिया था, और किस, या फिर लोकायन को कौन सा अवार्ड मिला था, किस पर्पस के लिए मिला था। तो लोकायन फाउंडेशन को राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड मिला था। या आप ऐसा इमेजिन करो कि रजनीकांत को अवार्ड मिल रहा है स्टेज पे, और उनको इसी राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज इन 1985। तो सोचो 5 साल की मेहनत, जैसे सरकार में भी क्या होता है, सरकार भी 5 साल के लिए बनाई जाती है ना, तो 80 में वो उन्होंने स्टार्ट किया और 5 साल के अंदर अंदर उनको ये अवार्ड भी मिल गया। तो क्वेश्चन आया था कि अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज लोकायन फाउंडेशन को किस चीज़ के लिए मिला था, तो उसका आंसर था राइट टू लाइवलीहुड। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही नाम है, राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड बोल लो या ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज बोल लो, जो कि हमारे नोबेल प्राइज किसको मिला है, रजनीकांत को मिला है। नेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किया। लोग क्या होता है, लोग मतलब क्या, लोग मतलब लोग, ठीक है, लोगों के लिए काम किया। कोठारी का क्या व्यू था कास्ट को लेकर, तो इनकी जो बुक थी मैंने आपको याद भी कराई, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो उन्होंने लिखी थी 1970 में। ठीक है, लोकायन शुरू करने से पहले उन्होंने ये बुक लिखी चुके थे, 80 में शुरू किया था, 70 साल में या 70 में उन्होंने 70 में उन्होंने कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स लिखी। ही आइडेंटिफाइड द पॉजिटिव रोल ऑफ द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकलौते बंदे जिन्होंने कास्ट को पॉजिटिव माना है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप यूथ से बोलोगे, पूछोगे तो वो कहेगा कि हाँ क्या ही है, कास्ट के नाम पे दंगे होते हैं, कास्ट के नाम पे वोट दिया जाता है, तो कास्ट गलत है। पर हमारे रजनीकांत या रजनी कोठारी क्या बोल रहे हैं कि कास्ट का भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, अगर कास्ट नहीं होगी तो इंडियन पॉलिटिक्स बहुत हद तक क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसलिए वो बोलते हैं पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो दोनों में से कोई भी टर्म आए या कीवर्ड आए तो आप याद रखना, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट। कि जो कास्ट है अब वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टर्म नहीं बन के रह गया है जो साइकोलॉजिकल हो या सोशल हो। कास्ट का अब हम पॉलिटिकल सेंस में देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल कास्ट का होता है पॉलिटिक्स में। तो कास्ट का क्या हो चुका है, पॉलिटाइजेशन हो चुका है, मतलब कास्ट को हमने पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है। और पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट की वजह से क्या होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव रोल बता रहे हैं ना कास्ट का, तो कास्ट का पॉजिटिव रोल बता रहे हैं, इसका मतलब क्या कि वो बोलता है कि अगर पॉलिटिक्स में कास्ट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है किसका, बैकवर्ड कास्ट का। क्योंकि बैकवर्ड कास्ट को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को कास्ट के नाम पे वोट चाहिए, तो उनको कास्ट के नाम पे वोट चाहिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बैकवर्ड कास्ट का भी भला करने की कोशिश करते हैं, उनको भी अपना वोट बैंक बनाते हैं। अगर कास्ट कोई रोल प्ले नहीं करती तो वो बैकवर्ड कास्ट को देखते भी नहीं। तो इसकी वजह से ही सही, पर बैकवर्ड जो कास्ट हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं और वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उनकी हेल्प हो रही है, क्योंकि यही पार्टीज इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, ताकि ये लोग आके वोट दे सके और वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कर सके। कास्ट इन इंडिया फंक्शन एज अ प्रेशर ग्रुप, और इंडिया में जो कास्ट है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप मैंने आपको पीछे जैसे समझाया ना, पार्टीज ऑफ प्रेशर, तो वैसे ही यहाँ पे उसका मतलब भी सेम ही है। तो ये प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है कौन, कास्ट। तो ये थर्ड लाइन जो थी वो भी याद रखना। अच्छा, फेजेस ऑफ पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट। अब कास्ट को हम कैसे कैसे पॉलिटाइज होता है, ऐसे क्या तीन हरकतें हुई कि पहले कास्ट का पॉलिटाइजेशन हो गया, कि कास्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया पॉलिटिक्स में। पहला, कंपटीशन अमंग अपर कास्ट फॉर पॉलिटिकल पावर। तो जो अपर कास्ट थी वो पॉलिटिकल पावर के लिए compete करने लगी। ठीक है, सारी अपर कास्ट आपस में compete करने लगी कि मेरे को पॉलिटिकल पावर चाहिए, मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए। तो जब अपर कास्ट compete करने लगी तो एक शुरुआत होता है सेकेंड फेज का, जिसमें जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के साथ अलायंस बना लेते हैं। अब उनको वोट बैंक चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में आना है, पावर में आना है, तो वो अकेले नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं एक हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट तो कम है, लोअर कास्ट ज़्यादा है। तो अपर कास्ट को अगर पावर में आना है तो उनको लोअर कास्ट का भी सपोर्ट चाहिए। तो पहले वो आपस में compete कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा नहीं, अकेले तो नहीं हो पाएगा, तो चलो लोअर कास्ट के साथ अलायंस बना लेते हैं। पर उसमें भी जो मेन लीडर थे कौन थे, अपर कास्ट। अलायंस अपर कास्ट प्लस लोअर कास्ट का बना, लेकिन निकला क्या, यू। जैसे आप मैथ का फॉर्मूला भी सॉल्व करते हो ना, प्लस माइनस माइनस, तो वैसे इसमें मान लो कि अपर कास्ट बड़ा है तो अपर कास्ट ही रूल करेगा, लेकिन हाँ लोअर कास्ट को उन्होंने अपने साथ मिला लिया सेकंड फेज में। थर्ड फेज आता है कास्ट कॉन्शियसनेस का, लोगों में कॉन्शियसनेस क्रिएट होने लगती है। कौन से लोगों में, लोअर कास्ट के लोगों में, कि हमने अलायंस तो बना लिया है, लेकिन कब तक हम अपर कास्ट के नीचे दब के रहेंगे, अपर कास्ट वाले हमारा फायदा उठा के पावर में आ रहे हैं, राइट। तो लोअर कास्ट में जब ये कास्ट कॉन्शियसनेस आता है, जो कि कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ लीडरशिप अमंग लोअर कास्ट। तब लोअर कास्ट जो थे वो खुद भी अलग होने लगे अपर कास्ट से, और अपना अलग से क्या बनाने लगे, पॉलिटिकल पावर में आने के लिए पार्टीज या प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाने लगे। तो ये तीन फेजेस थी कि कैसे कैसे लोअर कास्ट भी पावर में आने लगा और उसका भी पॉलिटाइजेशन हो गया। किसने बोला था कि सोशल मूवमेंट्स जो हैं डेमोक्रेटिक स्टेट के की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो रजनी कोठारी ने बोला था। तो या रजनीकांत जो हैं वो सोशल मूवमेंट्स से काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो लोकायन में भी जाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो सोशल मूवमेंट्स आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सोचे तो सही बात है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे सोशल मूवमेंट्स होते ही होते हैं, ताकि लोग अपना मत रख सके, अपनी आवाज़ उठा सकें। और ये सोशल मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। कि ये जो सोशल मूवमेंट्स बनते हैं ना, वो किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता उनका, वो अलग से बनते हैं, बिना पार्टी के सपोर्ट के एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन होता है। होते तो पॉलिटिकल ही है, लेकिन पार्टी से लेना देना नहीं है इनका, पार्टी से हटके ये सोशल मूवमेंट्स इमर्ज होते हैं अलग अलग। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और यही पीछे हमने पढ़ा भी था, नॉन पार्टी डेमोक्रेसी में वो मानते थे, जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया था, जेपी नारायण का भी बताया था। तो यहाँ पे वो बस यही मान लो, वही प्रीवियस स्लाइड वाला लाइन बस यहाँ पे आ गया, सोशल मूवमेंट्स को वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बोलते हैं।
तो बस इतना याद रख लो कि ये रजनी कोठारी ने बोला है। देन डुअल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वो बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है ना, क्योंकि वो बहुत स्टडी कर रहे थे हमारे इंडिया को, तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का दोगले हैं, दोगले यानी कि दोगले तो नहीं बोलूंगी, डुअल नेचर है, दो तरफा है, ठीक है, सॉरी फॉर द वर्ड। तो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं एक तरफ, जो कि आपको पता ही होगा, और जिनके लिबरल फीचर्स होते हैं, और एक तरफ हमारी पॉलिटिकल पार्टी राइटिस्ट होती है। सिंपल सी बात है, एक तरफ लेफ्टिस्ट है, एक तरफ राइटिस्ट है। जो राइटिस्ट होते हैं वो ज़्यादा सेकुलर होते हैं अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी, एंड जो लेफ्टिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं उनके पास लिबरल फीचर्स होते हैं, ये तो सबको पता होगा। या फिर एल से लेफ्टिस्ट, एल से लिबरल, आर से राइटिस्ट और एस से सेकुलर, आर एस, ठीक है, राइटिस्ट सेकुलर। क्रिटिसाइज द पोस्ट 1990s इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और जो रजनी कोठारी हैं वो 1990s के बाद 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हो गए थे ना, हमारी पॉलिसी खुल गई थी, एलपीजी आ गया था, तो वो बोलते हैं, वो इस चीज़ को ना क्रिटिसाइज करते हैं कि जो 1990s के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए ना, उसको वो क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजरियल मॉडल है ये। तो कि जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 1990s में, जो हमारा कंट्री है वो एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजरियल मॉडल पे चलने लग गया है। सो नेक्स्ट, बिलीव्ड इन द मिक्स्ड मॉडल ऑफ नेहरूवियन गवर्नमेंट। तो जो रजनी कोठारी थे वो नेहरू के मिक्स्ड मॉडल में मानते थे कि मतलब कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म को हमने मिक्स्ड मॉडल अडॉप्ट किया था ना नेहरू ने, तो वो उसमें भी मानते थे। तो बस आप याद रखो कि चाहे उन्होंने बीजेपी का मैनिफेस्टो लिखा, पर बाद में जाके अगर आप देखो ना तो वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखो कि जो पहले रजनी कोठारी थे वो कांग्रेस के साथ थे इंदिरा गांधी के टाइम तक, लेकिन जैसे ही संजय गांधी आते हैं तो संजय गांधी के आते ही वो जेपी नारायण को ज्वाइन कर लेते हैं रजनी कोठारी, एंड वो किसके साथ मिल जाते हैं, जनता पार्टी के साथ। तो पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में वो जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो जब तक वो कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, नेहरू गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1990s के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद वो थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और इंडिया को ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर मॉडल बोलते हैं। तो ये मेन क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है कि डुअल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किसने दिया, सोशल मूवमेंट को नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन किसने बोला, या फिर मिक्स मॉडल ऑफ नेहरूवियन गवर्नमेंट की बात कोठारी ने सपोर्ट किया कि नहीं। एजर्शन रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस होते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको ये स्लाइड बहुत हेल्प करेगी, तो याद रखना। देन स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उनके राइटिंग्स जो थी स्पेशली स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जब अभी हम बुक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बुक बताई थी ना वहाँ पे, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो उस बुक में उन्होंने इंडियन स्टेट को क्रिटिसाइज किया है। तो ऑब्वियसली बुक के नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब इंडियन स्टेट को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इंदिरा गांधी से अलग होने के बाद वो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गया है, ठीक है। स्टेट यानी कि यहाँ पे इंडिया, जो कि सरकार वहाँ पे थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी के बाद। कोठारी के जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स थे जैसे CSDS, मैंने आपको बताया CSDS की शुरुआत उन्होंने की थी, जिसको हम कोठारी सेंटर भी बोलते हैं। लुकायन की शुरुआत भी इन्होंने की थी, तो इसको हम न्यू पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू पॉलिटिकल साइंस, रजनी कोठारी। देन कोठारी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऑफ गैब्रियल आल्मेंट, और कोठारी जो थे वो गैब्रियल आल्मेंट के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में मानते थे, और उनको लीडिंग फिगर बोलते थे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस का। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस का लीडिंग फिगर कौन है, तो कौन है, हमारे रजनी कोठारी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच गैब्रियल आल्मेंट, आल्मेंट एंड वर्बा आपने पढ़ा होगा, मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा होगा, सिविक कल्चर पढ़ा होगा, तो उसमें ही जो गैब्रियल आल्मेंट का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उससे इंस्पायर होकर कोठारी जी ने उससे इंस्पायर थे, और वो उनको हम अमेरिकन पॉलिटिकल साइंसेस का लीडिंग फिगर भी मानते हैं। मतलब उनको एलमेंट, हमारे मान लो जो रजनीकांत है उनको एलमेंट यानी कि बादाम खाना बहुत पसंद है। अब तो याद रहेगा ना कि रजनीकांत को बादाम खाना पसंद है, एलमेंट खाना पसंद है, तो वो गैब्रियल एलमेंट से इंस्पायर थे, और वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंसेस के लीडिंग फिगर भी थे, मतलब इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वहाँ पे भी। देन रिचर्ड पार्क जो थे, उन्होंने ये जो फॉर्म एंड सब्सटेंस जो उन्होंने ऐसे लिखा था ना, वो उस पे रिचर्ड पार्क जो है वो कमेंट करते हैं कि अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये फॉर्म एंड सब्सटेंस को वो बहुत अच्छा एस्से था, बहुत ही अच्छा एस्से था। तो जो हमारे रिचर्ड पार्क हैं वो बोलते हैं कि जो फॉर्म एंड सब्सटेंस है वो क्या है, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटिक्स। अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स को समझना है तो आप ये एस्से ज़रूर से पढ़ो, ठीक है। और इसी एस्से की वजह से रजनी कोठारी फेमस हुए थे। 1961 में जब ये एस्से आया था ना, उसके बाद इनकी रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो और आपको पता भी है
कि जो रजनी कोठारी हैं वो 2015 में उनकी डेथ भी हो गई थी दिल्ली में ही। तो वो आप ये भी याद रखना 1928 में पैदा हुआ है और 2015 में उनकी डेथ हो गई थी। तो अगर कभी आपके बाद ऐसा कभी कभी फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि 2016 में रजनी कोठारी ने ये किया, 2018 में ये किया, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि 2015 में वो मर चुके थे। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय पे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें उसके पार्ट की डेट लिखी हुई थी कुछ, और अगर आपको पता होता ना कि राजा राम मोहन रॉय तो पहले ही मर चुके हैं तो वो बाद में ये चीज़ करेंगे कैसे, तो वो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। प्लस जो आप मेरा चैनल है learningmantra.vb उसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी पढ़ाती हूँ उस चैनल पे। learningmantra.vb मेरा चैनल है जहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मैं पिन कर दूँगी। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से याद कराई हुई हैं। So thank you so much for watching. Do like, share and subscribe the channel. IS Marathon को सपोर्ट करो और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Stay tuned, take care.